नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, बहुत सी चीजें हुई। एक तो एक बजट सेशन हुआ। बजट सेशन में जिस तरह से इस बार पहली बार मोदी जी को इतना ज्यादा पार्लियामेंट में देखा मैंने। मोदी जी को इससे पहले पिछले 10 वर्षों में इतना ज्यादा पार्लियामेंट में रोज आना, रोज बैठना और एक्टिवली मतलब बोलना, जो एक मुझे असहज मतलब अजीब सा ये लगा कि मोदी जी असहज नजर आए। वो पार्लियामेंट में पूरे टाइम चुनावी भाषण देते रहे। मतलब मैं ये पहली बार सुन रहा था कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बैठ के कह रहे हैं कि मुझे मेरी 370 सीट आएंगी, एनडीए की 400 पार होगा, इत्यादि इत्यादि। मुझे एक चीज प्रोफेसर साहब ये बताइए कि अगर उनकी 370 आ रही हैं, जो कॉन्फिडेंट हैं, 400 एनडीए की आ रही हैं, तो इतनी बेचैनी क्यों? इतना भारत रत्न किश्तों में देना, नॉर्म्स से ज्यादा देना, एक साल में 3 दे सकते हैं जो चार्टर में लिखा है, 5 दे देना, मतलब टारगेट कर करके देना। नेहरू, मतलब वो उस पर अलग बात करेंगे, नेहरू मनमोहन सिंह को गाली देना, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, इन सबको तोड़ने की कोशिश करना, हेमंत सोरेन को जेल में डालना। वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर आपकी सीटें आ रही हैं तो ये सब तो नहीं करना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो संसद में दावा किया है, उस दावे को हमें 2 बड़े राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुए हैं। एक तो अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है और एक थोड़ा पहले हुआ था। इन दोनों के मुकाबले रख के देखना चाहिए। अभी जो आज तक के ऊपर सर्वेक्षण आया, तो आज तक के सर्वेक्षण में तो भारतीय जनता पार्टी को, पूरे एनडीए को मिलाकर वो शायद 330 के आसपास सीटें दे रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी को तो 300, पिछली बार से भी कम सीटें दी गई हैं। बहुमत मिला है, पूरा बहुमत दिखाया गया है, लेकिन कम सीटें दी गई हैं। तो जाहिर है कि, और इसी तरीके से आप सी वोटर का सर्वेक्षण देखें तो उसमें भी तकरीबन मोटे तौर पर थोड़ा बड़ा आंकड़ों का हेरफेर है। स्थिति इसी प्रकार की है। यानी वो लोग मोदी जी ये मान रहे हैं कि मोदी जी अगली बार सत्ता में आएंगे, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन साथ में ये भी मान रहे हैं कि कोई 2019 के मुकाबले उनकी सीटों में और उनके वोटों में कोई बहुत असाधारण उछाल नहीं आने वाला है। वो उसी के आसपास रहेंगे। मेरा मानना यह है कि ये दोनों सर्वेक्षण मोटे तौर पर फिलहाल जो राजनीतिक स्थिति है उसकी ठीक कहानी बयान कर रहे हैं, उसका संकेत दे रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष जितना 2019 में बिखरा हुआ था, तकरीबन उतना ही बिखरा हुआ है। कांग्रेस अब किसी भी उस पार्टी से जो उसके साथ गठजोड़ करना चाहती है, आज की तारीख तक, आज 10 तारीख हो गई, गठजोड़ को अंतिम रूप नहीं दे सकी है। और धीरे धीरे मोदी जी कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से नेताओं को छीनते जा रहे हैं और कुछ नेताओं को रोक भी रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो। जैसे मायावती को उन्होंने रोक दिया, जयंत चौधरी को उन्होंने उससे छीन लिया। कांग्रेस आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के साथ में एक अघोषित किस्म की समझदारी बना सकती थी। वो समझदारी बनाने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गए हैं चंद्रबाबू नायडू। और हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद हमें ये खबर मिले कि अकाली दल के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का फिर से कोई समझौता हो गया है। और अभी आप देखिए कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार गुट था, उसको एक तरह से अवैध घोषित कर दिया। उसको असली एनसीपी मानने से इनकार कर दिया। और अब राहुल नार्वेकर इसी पैटर्न के ऊपर फैसला देंगे और वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए फैसले को उसी तरह अपना आधार बनाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना के मामले में किया था। तो ये सब चीजें वहां पे दोहराई जाने वाली हैं। बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार को अपनी ओर खींच लिया। तो उससे ये एक पूरा पैटर्न है जिसको मैं राजनीतिक प्रबंधन कहता हूं। आज मैंने भास्कर में इसके ऊपर एक लेख भी लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चौतरफा अपना राजनीतिक प्रबंधन कर रही है। तो मोदी जी भी इस असलियत को जानते हैं कि वो दावा कितना भी करें, 300 सीटें लाना इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। उसका कारण है कि जिन इलाकों में पहली बार इन्होंने अनपेक्षित रूप से जीता था, उन इलाकों में जीतना इस बार उनके लिए उतना मुश्किल है। और दूसरे जिन इलाकों में उन्होंने अपेक्षित रूप से जीता था, उसमें से कम 2 राज्य ऐसे हैं जहां तमाम प्रबंधन करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी पुराना निर्णय दोहराते हुए नहीं लग रही। जैसे आज तक का सर्वे बताता है कि बिहार में भाजपा को नुकसान होने वाला है,
महाराष्ट्र में भाजपा को नुकसान होने वाला है, और आंकड़े बताते हैं कि वो नुकसान कोई बहुत छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा, वो अच्छा खासा नुकसान होगा जिसकी भरपाई और कहीं से ये नहीं कर पाएंगे। दक्षिण भारत में भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है, ये उनको कहना है। मोदी जी इस बात को जानते हैं। दावेदारी तो एक तरफ है, वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, मीडिया में बल्ले बल्ले कराने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, अपने आप को भरोसा देने के लिए सब लोग दावेदारी तो करते ही हैं। तो मेरी मान्यता यह है कि मोदी जी ने जो दावेदारी की है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके बावजूद मैं ये नहीं मानता हूं कि मोदी जी की स्थिति कमजोर है, मैं ये नहीं मानता हूं कि वो हार की संभावनाओं से आहत हैं, ऐसी बात नहीं है। उनमें आत्मविश्वास है और वो जो कदम उठा रहे हैं वो उनके आत्मविश्वास को भी दिखाते हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत है बजट और रिजर्व बैंक का रवैया। देखिए, अंतरिम बजट में मोदी जी ने कोई लोक लुभावन योजना नहीं पेश की। पहले अखबार साफ तौर पर लिख रहे थे कि इस बार महिला किसान की एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी, इसमें 6,000 की बजाय किसान सम्मान निधि 12,000 कर दी जाएगी महिला किसान के लिए। मोदी जी ने ये नहीं किया। हालांकि वो भी भाजपा समर्थक लोग ही लिख रहे थे इस बात को, लेकिन मोदी जी ने बात नहीं की। उन्होंने मध्य वर्ग को कोई इनकम टैक्स की राहत उन्होंने नहीं दी। उसके बाद में शक्तिकांत दास ने, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, उन्होंने अपनी इस साल की जो 5वीं मौद्रिक पॉलिसी घोषित की उसमें उन्होंने किसी किस्म के ब्याज दर में रियायत नहीं दी, यानी लोगों की EMI वगैरह बिल्कुल कम नहीं होगी। तो मोदी जी को पक्का यकीन है कि चुनाव जीतने जा रहे हैं, उनको पूरे वोट मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कोई भी लोक लुभावन योजना नहीं बनाने की जरूरत है। और चूंकि वो मानते हैं कि अगले 5 साल भी उन्हीं के हाथ में होंगे, इसलिए बेहतर ये है कि अर्थव्यवस्था का रिजर्व बैंक के जरिए, मौद्रिक नीति के जरिए और बजट के जरिए अच्छा जिसे कहते हैं राजकोषीय बंदोबस्त कर लिया जाए। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि मोदी जी विचलित या परेशान है। मुझे तो लगता है कि जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण से एक बात तो फिर से रेखांकित होती है कि इस तरह का आक्रामक राजनीतिक भाषण, चुनावी भाषण लोकसभा के मंच पे दिया गया, ये बहुत कम है। उन्होंने कभी उनकी जबान नहीं लड़खड़ाती है, जिस सफाई के साथ वो बोलते हैं, और वहां तो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के भी नहीं दे रहे थे, अपने नोट्स लेके आए थे, उनके आधार पर भाषण दे रहे थे। विपक्ष के पास मोदी के बराबर कोई वक्ता है नहीं सर। गलत बात, हमें उनकी बात पसंद आए या ना पसंद आए, सवाल यह है कि उसकी प्रभावकारिता क्या है। अब मैं आपको एक और इसी साथ बात जोड़ता हूं, हरियाणा को लीजिए आप। चौधरी चरण सिंह को इन्होंने भारत रत्न दिया, ये सोच के कि कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो जयंत चौधरी का प्योर खींचे लेंगे, शायद जाटों के ऊपर एक बड़े पैमाने पर असर हो। चौधरी चरण सिंह पंजाब के जाटों के नेता नहीं थे, क्योंकि वो तो सिख जाट हैं, लेकिन ये माना जाता था कि हरियाणा के जाट उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हरियाणा के कुछ 2 पुराने चौधरियों से मैंने आज सवेरे ही बातचीत की, तो वो लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा के जाट जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, यहाँ पे तो नेता उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और ये लोग कुछ भी कर लें, हरियाणा के जाट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ये बताइए कि जाटों के अलावा और कौन सा समुदाय ऐसा है हरियाणा का जो भाजपा को, जो कांग्रेस को सपोर्ट करेगा? तो वो ये बताने में नाकाम रहे। उन्होंने रोडे नाम के एक समुदाय का जिक्र किया, जो कुछ इलाकों में काफी बड़ी संख्या में है, किसान जाति है वो भी, उनका अपना अलग इतिहास है जाटों से। वैसे आमतौर पर आचार व्यवहार में वो जाट ही प्रतीत होते हैं, अगर वो बताए ना तो वो जाट ही लगते हैं, मतलब उनके सरनेम भी इसी तरह के हैं, चौधरी वगैरह भी लिखते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा की जो पिछड़ी जातियां हैं, जो बैकवर्ड्स हैं, वो बड़ी दृढ़ता पूर्वक मोदी के साथ हैं और बहुत मुखर होकर मोदी के साथ हैं। हरियाणा में जो पंजाबी समाज है, मनोहर लाल खट्टर जिसकी नुमाइंदगी करते हैं, वो बहुत ही दृढ़ता पूर्वक और मुखर होकर मोदी के साथ है। स्त्रियों में मोदी का बहुत जोर है। आमतौर पर स्त्री वोटर आमतौर पर किसी भी समुदाय से संबंधित हो, वो मोदी के नाम को पसंद करती हैं। तो मेरा कहना है कि हरियाणा की स्थिति ऐसी है कि हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार अपने निजी प्रभाव से और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी विशेष संरचना के चलते अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन हरियाणा की सीटों पे भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव जीतेगी। अभी तक कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोई दावेदारी नहीं दिखाई है। और सनसनीखेज खबर तो यह है कि कमलनाथ खुद जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और खुद ही कह रहे हैं कि सबको स्वतंत्रता है कहीं भी जाने की, अगर वो नहीं गए तो उनका बेटा चला जाएगा। ठीक उसी तरह से केसी त्यागी नीतीश कुमार के साथ है, और उससे पहले भाजपा की आलोचना करते थे टीवी पे, बेटा उन्होंने अपना भाजपा में बैठा रखा है।
जी जी। तो ये तो स्थिति है। जिन लोगों को हम समझते हैं कि विपक्ष के पैरोकार है, पता लगा उन्होंने तो पहले से एक टांग उन्होंने अपनी भाजपा में रख छोड़ी है। तो विपक्ष पूरी तरीके से रणनीतिक तौर पर और दूरगामी अल्पकालीन किसी भी दृष्टि से आप देखें, भाजपा ने उसको चुनाव से पहले ही परास्त कर दिया है। जी जी। विपक्ष के पास अब उत्तर प्रदेश में देखिए, जयंत चौधरी के आ जाने के बाद में अब चुनौती कितनी कमजोर हो गई है भाजपा के मुकाबले। ठीक है, समाजवादी पार्टी अभी भी चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीत सकती है, 1-2 सीटें कांग्रेस भी जीत सकती है अगर बहुत अच्छा चुनाव लड़ी और होशियारी से लड़ी। लेकिन कुल मिलाकर चुनौती तो वो नहीं रह गई, चुनौती उनके खिलाफ बन सकती थी। जी, मैं प्रो साहब इस पे आऊं, उत्तर प्रदेश में आऊं उससे पहले एक चीज जरा आपसे समझ लूं। ये जो 3 किश्तों में भारत रत्न दिया गया और वो जिस तरह से दिया गया वो साफ लग रहा था कि भाई इसको करना है तो अभय दुबे जी को बुलाना है तो उनका हवाई जहाज का टिकट कर दो, तो उनको कार का कर दो, उनको कुछ इस तरह से किश्तों में दिया गया व्यक्ति विशेष। उसमें से 2 तो बिल्कुल साफ थे कि वो जो डील का पार्ट सबने देखा है, कर्पूरी ठाकुर जी और चरण सिंह साहब एक लार्जर डील का पार्ट थे। MS स्वामीनाथन और जो नरसिम्हा राव साहब थे वो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए है। और मुझे एक चीज लगती है कि 2 मतलब इसमें से LK आडवाणी और नरसिम्हा राव जी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी जी को लगता था कि सारी लाइमलाइट मैंने ली, तो एक तरह से वो रिवॉर्ड मिला है। नहीं तो मुझे आडवाणी जी या मतलब आडवाणी जी को एक वही काम बड़ा है जो उन्होंने भाई बाबरी मस्जिद का विध्वंस, रथ यात्रा, यही सब उनके खाते में है। नरसिम्हा राव उस दिन सोते रह गए थे जिस दिन ये विध्वंस हो रहा था, ये उनका शायद मुझे उससे भी मैं जोड़ रहा हूं। तो जरा भारत रत्न पे एक टिप्पणी करके और एक शायद जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और उसका अगर आप राजनीतिक प्रबंधन के लिए इस्तेमाल करें तो ये एक तरह से उस पुरस्कार का अपमान है। और कुल मिलाकर लोकतंत्र में जो मर्यादाओं का सवाल जो होता है वहां पर आप बहुत ज्यादा चूकते हैं और लोकतंत्र को आप आहत कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ने खुलकर किया है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए ही कोई निर्णय लेती है। कोई दूरगामी दृष्टि से कोई काम उससे हो जाए तो हो जाए, अल्पकालीन राजनीतिक लाभ प्राप्त होना चाहिए और वो भी चुनावी किस्म का। सारे के सारे फैसले इसी जगह केंद्रित होते हैं। जिस तरीके से भारत रत्न जैसे पुरस्कार का राजनीतिक प्रबंधन के लिए इस्तेमाल किया गया है, चाहे नीतीश कुमार के मामले में इस्तेमाल किया गया हो, चाहे जयंत चौधरी के मामले में इस्तेमाल किया गया हो, और आडवाणी को जो आपने सही जगह उंगली रखी, आडवाणी को इसलिए दिया गया है कि भाजपा के अंदर इस बात को लेकर बहुत बेचैनी थी कि राम मंदिर आंदोलन के जो पुराने नेता थे उन सबकी उपेक्षा कर दी गई। उनको एक तरह से भाजपा वहां अयोध्या पहुंचने भी जाने भी नहीं दिया गया। मुंह दिखाई के लिए निमंत्रण दिया गया, फिर उसको रोक दिया गया उसको। और न विनय कटियार कहीं दिखे, न मुरली मनोहर जोशी दिखे, न लालकृष्ण आडवाणी दिखे, न उमा भारती दिखी, न स्वाति रितंबरा दिखी, कोई नहीं दिखा। तो इसलिए आडवाणी को भारत रत्न देकर उन्होंने इसकी एक खाना पूरी कर दी है कि ताकि भाजपा की अंदर जो कट्टरपंथी कतारें हैं जो मोदी को एक स्तर तक कभी कभी नापसंद भी करती हैं, उनको संतोष हो जाए और उनके लिए कहने के लिए कुछ न रह जाए। दूसरे इसका एक और मकसद है जो कि संयोग से या योजना के संयोग या प्रयोजन की दृष्टि से हो गया। उन्होंने जिन लोग MS स्वामीनाथन को अगर आप छोड़ दें तो जिन लोगों को उन्होंने भारत रत्न दिया है, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस की जो राजनीति थी उसको कमजोर करने की भूमिका इन्होंने भारत के राजनीतिक इतिहास में निभाई है। PV नरसिम्हा राव की भूमिका ये खास रही कि उन्होंने गांधी परिवार से कांग्रेस का नेतृत्व छीन लिया था उन्होंने, और अगर वो उनके नेतृत्व में अगला चुनाव जीत लिया जाता PV नरसिम्हा और वो बाद में आखिरी दौर पर अपनी सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार के चक्करों में नहीं फंसते, तो फिर सोनिया गांधी की हैसियत ललिता शास्त्री से ज्यादा नहीं रह जाती। वो एक प्रधानमंत्री की विधवा बनकर रह जाती, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और आज राहुल गांधी का लोग जिक्र भी नहीं कर रहे होते। लेकिन वो तो संयोग से उन्होंने बिल्कुल आखिरी दौर में, पूरे समय तो उन्होंने हिसाब से काम किया, लेकिन आखिरी दौर में नरसिम्हा राव चूक गए और उनके हाथ से बाजी फिसल गई। और सोनिया गांधी उनको किसी फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में नहीं लाने दिया गया। नरसिम्हा राव का जो मरने के बाद जो अपमान किया है कांग्रेस के नेतृत्व ने, तत्कालीन नेतृत्व ने, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो नरसिम्हा राव को पुरस्कार देकर मोदी ने
एक तरह से उन्होंने बाबरी मस्जिद जो तुड़वाई थी नरसिंह, मैं तो मानता हूं, अभी अभी विक्रम राव ने हेमंत शर्मा की किताब की भूमिका लिखते हुए ये कहा है कि, लिखा है उसमें कि नरसिंह राव जो बाबरी मस्जिद टूट रही थी एक खास तरह की पूजा कर रहे थे। इसका मकसद ये था कि बाबरी मस्जिद ठीक से टूट जाए, और ये तो इसका तो पुरस्कार उन्हें मिला ही है, और साथ में गांधी परिवार के मुंह पे एक और तमाचा मारा है नरेंद्र मोदी ने नरसिंह राव को महत्व देकर। तो अगर उन्होंने कि आपने अगर राजीव गांधी को दे दिया था भारत रत्न, तो हमने देखिए नरसिंह राव को भारत रत्न दे दिया। तो ये सब इस तरीके से चल रहा है। मैं समझता हूँ भारत रत्न का पुरस्कार नरसिंह राव को भारत रत्न बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने उनका जो दायित्व था, उस दायित्व का पालन करने में वो 100% नाकाम रहे, बाबरी मस्जिद को नहीं बचा पाए। यहाँ तक कि मैं मानता हूँ उसको तोड़वाने में उनका और कल्याण सिंह का भी योगदान था, और कल्याण सिंह का भी उधर भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उनका योगदान था। कार सेवकों को ये लोग चाहते तो कभी भी रोक सकते थे, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम भी थे नरसिंह राव पे, वो उनका दामन साफ नहीं था उनका। तो ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न क्यों दिया जाना चाहिए? लेकिन उन्होंने भारत रत्न दिया। तो ये भारत रत्न का जो इस्तेमाल किया गया है वो तो लोकतंत्र की गुणवत्ता के लिहाज से बहुत ही अनुचित है। जी, मैं एक और चीज हुई, अभी जयंत चौधरी जी का पहले 2-3 दिन पहले आ रहा था, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा रहा हूं। एक नैरेटिव उनकी तरफ से ये बनाया जा रहा था कि मुझे 7 सीटें दी गई हैं, लेकिन उसमें से 4 सीट अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं अपने आदमी को लड़ाऊंगा आपके सिंबल पे। हालांकि जयंत चौधरी जी आज अगर राज्यसभा में हैं तो वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं थी यहाँ पे की जाते। फिर उन्होंने ये बताया कि मुझे तो 2 राज्यसभा की सीटें ऑफर हुई हैं, 2 मंत्री पद ऑफर हुआ है यूपी में, केंद्र में भी मंत्री पद अगर मतलब आगे सरकार आएगी तो मिलेगा। लेकिन अभी जो मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, 13 तारीख से किसानों ने डेरा डालो का कॉल दी हुई है दिल्ली में। पिछली बार राकेश टिकैत उस दिन उखड़ गए होते अगर अजीत सिंह और जयंत चौधरी उनके पीछे ठीक से उस 2 घंटे ना खड़े हुए होते तो वो आंदोलन का कुछ और स्वरूप होता। हालांकि फिर 2022 का इलेक्शन आया, सब कुछ मैनेज हो गया, जाटों का गुस्सा काफूर हो गया, उन्होंने फिर बीजेपी को वोट दे दिया। ये किसान आंदोलन जब फिर से शुरू हो रहा है, उस समय जयंत चौधरी के जाने से थोड़ा उनकी हैसियत कम नहीं होगी जयंत चौधरी की, क्योंकि वो अपने फादर से जयंत चौधरी को अब लगता है, जयंत चौधरी का अपना जो, अगर मैं जयंत चौधरी की जगह होता तो मैं क्या विश्लेषण करता कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता का कोई सीन नहीं बन रहा है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में ये लोग भाजपा को कोई खास नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक बहुत अच्छा चुनाव लड़े तो 1-2 सीट, तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं हो पाएगा। भाजपा को पिछली बार से ज्यादा ही सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। तो राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनने वाली है, ये वो मानते हैं। तो अब वो कब तक विपक्ष में बैठे रहेंगे? अब जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, डील का जो ब्यौरा छपा है, वो ब्यौरा ये है कि इनको 4 लोकसभा की सीटें दी गई हैं, 2 राज्यसभा की सीटें दी गई हैं, 1 कैबिनेट रैंक का मंत्री पद मिलेगा और 2 राज्य मंत्रियों का पद मिलेगा, और बोनस के रूप में चरण सिंह को, उनके बाबा को, उनके दादा को भारत रत्न का पुरस्कार मिला। तो ये एक पूरा सौदा है, और ये सौदा जयंत चौधरी के लिए अल्पकालीन दृष्टि से देखें तो बहुत ही लाभप्रद है। अब वो केंद्र की सत्ता में भागीदारी करेंगे, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा 2027 में, उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर जीत गए तो फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी भागीदारी करेंगे, उनके लोग उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनेंगे। तो ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। उनके पिताजी भी यही सब किया करते थे। जब उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे का नाम चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा रख दिया गया तो वो चले गए थे एनडीए में। तो ये सब पुरानी कवायद है। अब सब लोग उनको याद दिला रहे हैं जयंत चौधरी को कि भाई आप टोल नाका पे दौड़ रहे थे, पीछे पुलिस डंडे लेके आपके पीछे दौड़ रही थी, तो सहारनपुर में आपके ऊपर लाठियां बरस रही थी। अब राजनीति में इन सब बातों को लोग सुविधा अगर चाहते हैं तो याद रखते हैं, अगर उन्हें भाजपा के खिलाफ जाना होता तो बार बार इन बातों को कहते, और अब सुविधापूर्वक इन बातों को वो भूल गए हैं। तो बिल्कुल उनके लिए साफ है कि उनको सत्ता की राजनीति करनी है, और सब लोग सत्ता की राजनीति करने के लिए ही आते हैं। मैं मानता हूं कि अगर
कांग्रेस ने फुर्ती और कुशलता का परिचय देते हुए जगह जगह अपने समझौते किए होते, अपनी डील फाइनलाइज की होती, ना वो आम आदमी पार्टी से डील कर पा रहे हैं, ना वो अखिलेश से उनकी डील फाइनल हो रही, कुछ हो ही नहीं रहा है ना। विपक्षी एकता के मोर्चे पे आज 10 तारीख हो गई, बंदोबस्त कुछ भी घटित नहीं हुआ है आज तक, सब कुछ हवा में है। तो ऐसे में कौन व्यक्ति जो है, भाजपा हर चीज को फटाफट कर रही है। और जयंत चौधरी ने यह भी देखा है कि पिछली बार किसान आंदोलन की नाराजगी के बावजूद भाजपा ने किस तरह 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रबंधित किया। जाटों ने कुछ कम वोट दिया तो मायावती के वोट मिल गए, उससे भरपाई हो गई। मायावती को भाजपा ने पहले से ही विपक्षी एकता में जाने से रोक दिया है, मायावती प्रबंधित कर ली गई है। अब जयंत चौधरी खुद को प्रबंधित करवाने के लिए तैयार हो गए। स्थिति मेरे ख्याल से जयंत चौधरी ने एक ऐसी डील की है जिसमें उन्हें फायदा ही फायदा दिख रहा है। जी, मैं प्रसाद एक और चीज था, क्योंकि वो इस हफ्ते के शुरू में हो गया, अभी लग रहा है देखने से कि बहुत दिनों पहले की बात है। हेमंत सोरेन साहब ने सोमवार को विधानसभा में आके एक भाषण दिया। वो बहुत साफ सीधा साधा भाषण था, उसमें कोई ऐसा नहीं था कि बहुत लच्छेदार रहा हो, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगा, और जितना मैंने देखा, कि हेमंत सोरेन का कद बहुत बढ़ गया। वो बहुत सिंपल भाषण था, लोगों तक पहुंच गई अपनी बात, उनका कद बढ़ गया है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी जो एनालिसिस है, कि भाजपा को जो भी तात्कालिक फायदा लगता हो कि मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन में ठीक से रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं वोट का नुकसान होगा। सीट का भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, वोट का नुकसान, भाजपा को नुकसान है, फायदा नहीं मिला है। झारखंड में भाजपा ने जो कोशिश की है, वो कोशिश भाजपा अपनी गोटी लाल नहीं कर पाई। निशिकांत दुबे फ्लॉप हो गए, और निशिकांत दुबे के पीछे जो जबरदस्त किस्म की आर्थिक शक्तियां खड़ी हुई थी, देश के 2 बड़े कारपोरेट घराने खड़े हुए थे, उनका धन बल काम नहीं आया। और हेमंत सोरेन ने जो आदिवासी के तौर पर, आदिवासी नुमाइंदे के तौर पर अपनी जो इमेज प्रोजेक्ट की, वो इमेज भी उनके पक्ष में गई है। और मेरा मानना यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा के चुनाव में झारखंड की जो 5 आदिवासी सीटें हैं उनके ऊपर जबरदस्त लड़ाई लड़ेगी, और भाजपा के लिए मुश्किल होगा उन आदिवासी सीटों को दोबारा जीतना। हालांकि भाजपा के पास भी बाबूलाल मरांडी अच्छे आदिवासी नेता हैं और भाजपा के पुराने व्यक्ति हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी प्रतिष्ठा अच्छी रही। लेकिन मरांडी की स्थिति यह है कि वो बहुत बुद्धत्ववाद भाजपा में लौटे, और उनसे पहले मरांडी के साथ जो लोग गए थे वो पहले धीरे धीरे भाजपा में लौटते रहे। अब जब वो भाजपा में लौटे हैं तो पहले अपने पुराने साथियों जो भाजपा में पहले लौट आए थे उनसे उनकी बन नहीं रही है। और उनका जो मरांडी का एक ईमानदार व्यक्ति का अपना एक अहंकार भी होता है, अपना गुरूर भी होता है ईमानदार व्यक्ति का, वो बाबूलाल मरांडी का काफी बड़े साइज का है। तो उसकी वजह से वो भाजपा के अंदर कहीं भी जेल नहीं कर पा रहे, सहज नहीं है भाजपा के अंदर। तो झारखंड भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं है। पहले तो रघुवर दास ने झारखंड भाजपा का कबाड़ा किया, आजकल वो चुनाव हरवाया भाजपा को, बुरी तरीके से हारी थी भाजपा, और उसके बाद में आजकल वो गवर्नर है कहीं। और अब बाबूलाल मरांडी चाहते हुए भी मुझे नहीं लगता कि भाजपा को पुरानी वाली जीत दिला पाएंगे। तो झारखंड में भाजपा को नुकसान होने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है आज की तारीख में। जी प्रो साहब, मैं एक और करके फिर इसको रैप अप करेंगे। ये जो भी पार्लियामेंट सेशन हुआ उसमें 2-3 चीजें अजीब सी मुझे लगी, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको उस पे भी एक चर्चा कर लेना चाहिए। एक तो एक व्हाइट पेपर आया 2004-2014 के मनमोहन सिंह के कार्यकाल का, यूपीए कार्यकाल का, कि क्या हुआ था। 10 साल से आप हैं, आप 2019 में मैं पहली बार सुना कि पिछले कार्यकाल का आपका जब खत्म हो रहा है सेशन, अब आप 1 महीने बाद चुनाव में जा रहे हैं, तो उसको लाके दिखा रहे हैं। अरे 2019 में लाते कि भाई पुराना इतना खराब किया था, अब आगे हम ऐसा अच्छा करेंगे। तो इसको एक तो छुपाने की एक कवायद है बहुत, मतलब चतुराई से, कि हमसे मत पूछो, बात वहां की करो। एक दूसरा, नेहरू को डिमीन करने से ये इनको, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं इनको क्या मिल रहा है, क्योंकि अगर नेहरू का कद छोटा हो रहा है तो क्या मोदी जी का कद बड़ा हो जा रहा है। और तीसरा, मनमोहन सिंह को नेम शेमिंग करना। आप एक तरफ तो कल उनको विदाई उसमें इतना अच्छा बोल रहे हैं, और उसी के एक घंटे बाद निर्मला सीतारमण उनके पूरे कार्यकाल की धज्जियां उड़ा रही है। मैं थोड़ा इस पूरे चीज पे आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू को बुरा भला कहना और उनकी विफलताओं को बार बार
उनकी ऐसी विफलताएं जो वास्तव में थी और ऐसी विफलताएं जो भाजपा मानती है विफलता है लेकिन और लोग नहीं मानते कि विफलता है, उनको बार बार दोहराना, उनको सामने लाना, और 10 साल का जो यूपीए कांग्रेस की हुकूमत थी उस हुकूमत की कमियों को बताना, ये भाजपा द्वारा अपने शासन की विफलताओं को छिपाने का एक हथकंडा है, और ये हथकंडा वो पहले दिन से आजमा रहे हैं। अब आप देखिए, जो उन्होंने अविश्वास, जो उन्होंने तथाकथित श्वेत पत्र रखा, इसमें वही बातें कही जा रही हैं जो बातें कह के ये 2014 का चुनाव जीते थे। यानी 2014 का चुनाव जिन बातों को कह के आप जीते थे, वही बातें आप 2024 में कह रहे हैं, 10 साल बाद एक ही बात कह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं। ये दूसरे जो उन्होंने श्वेत पत्र लिखा है वो कहीं से भी श्वेत नहीं है, उसके अंदर नोटबंदी का जिक्र ही नहीं है, उसके अंदर बेरोजगारी का जिक्र ही नहीं है उस श्वेत पत्र में। नहीं, लेकिन प्रोफेसर अबे उन्होंने यूपीए सरकार का श्वेत 2004 से 2014 के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी किया, उन्होंने उसके बाद का नहीं कहा। उन्होंने उस तुलनात्मक है, देखिए वो है क्या कि उसमें कंपेयर किया गया है, उसके अंदर तुलना की गई है अपने शासन की उनके शासन से। जब आप अपने शासन को सामने करते हैं तो 2016 की नोटबंदी एक बहुत बड़ी चीज है। उस नोटबंदी ने कुछ किया हो या ना किया हो, काले धन की बात तो मैं कह नहीं रहा है, उसने देश का जो असंगठित क्षेत्र था उसके ऊपर ऐसा निर्मम प्रहार किया था। असंगठित क्षेत्र कैश में चलता था असल में, तो असंगठित क्षेत्र में ऐसा निर्मम प्रहार किया जिसमें देश की 94% जो श्रम शक्ति है वो असंगठित क्षेत्र में लगी हुई है। संगठित क्षेत्र में तो केवल 6% श्रम शक्ति है देश की, वो पूरा उसको तबाह कर दिया उन्होंने। उसके बाद पहली सर्जिकल स्ट्राइक असंगठित क्षेत्र पे नोटबंदी की थी, दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक जीएसटी की थी। इन चीजों का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया, और कांग्रेस ने उसका एक जवाब दिया है। उन्होंने ब्लैक पेपर निकाल के कांग्रेस ने उसका जवाब दिया है, जो मैं समझता हूं एक अच्छी कवायद है। तो ये श्वेत पत्र जो है, तो इससे कोई हवा नहीं बनेगी इनकी श्वेत पत्र से, क्योंकि श्वेत पत्र के मुकाबले, व्हाइट पेपर के मुकाबले ब्लैक पेपर आ चुका है, इससे कोई हवा नहीं बनेगी। कांग्रेस ने अगर ये तत्परता दूसरे और मुद्दों पर दिखाई होती तो आज इस वक्त देश में राजनीतिक प्रतियोगिता दूसरे तरह की होती। कांग्रेस ने अगर अडानी वाले मसले पर श्वेत पत्र जारी कर दिया होता, कांग्रेस ने दूसरे कई मुद्दों पर जो मोदी के ऊपर आरोप लगाते थे उनके ऊपर श्वेत पत्र जारी किया होता, तो अभी वो देश में उन श्वेत पत्र के इर्द गिर्द बहस हो रही होती, मीडिया को भी उसे हाईलाइट करना पड़ता, लेकिन ये कांग्रेस ने नहीं किया। अब चूंकि उनके शासन के खिलाफ श्वेत पत्र आ रहा था, इसलिए उन्होंने फटाफट जल्दी एक ब्लैक पेपर तैयार करके पेश कर दिया, वो ठीक किया उन्होंने। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब बात करने के लिए। अगले हफ्ते तक के लिए थैंक यू।